हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का फिर से एक सेशन लेके आए हैं जो ओरिजिनल पेपर है जो 2021 में पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं कि इस पेपर का आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एनपीएस स्टडी चैनल है एक टेलीग्राम, और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, वहाँ से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जो भी वीडियो आएगा उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और साथ में वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर लिंक यहाँ से डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हो ना, तो वहाँ भी एनपीएस स्टडी चैनल अगर सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो इस सेशन पर एनटीपीसी ग्रुप डी और आने वाले जो भी रेलवे का पेपर है उसका हम ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराएंगे, और साथ में इस चैनल पर एसएससी का भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। जो एसएससी के कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। अभी भी वर्तमान में एमटीएस का एनालिसिस कराया जा रहा है। उसी तरीक़ा से निरंतर जो भी पेपर लगेगा उसका निरंतर सॉल्यूशन कराया जाएगा और एनालिसिस कराया जाएगा। तो चलते हम सेशन पर देखेंगे। आज का प्रीवियस पेपर है जो 5/3/2021 का एनालिसिस करवाएंगे। इसमें 5/3/2021 का है। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लगाइए ओरिजिनल, और इसी तरीक़ा से जब पूरे प्रीवियस पेपर पर कमांड बन जाएगा और सिलेबस का आपको जानकारी मिल जाएगा तो और अच्छे से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कोई भी पब्लिकेशन को उठा के। तो चलते हैं पहला प्रश्न पर, देखेंगे पहला प्रश्न में क्या बोला गया है। पहला प्रश्न में बोला गया है कि देश के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली होता है। बोला गया है कि बताइए कि देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली होता है। तो दो पक्षीय प्रणाली होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली होता है। तो दो पक्षीय प्रणाली होता है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और एक हो जाएगा यूके यूनाइटेड किंगडम। तो यूएसए और यूनाइटेड किंगडम के दो पक्षीय प्रणाली होता है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो आपको पता है कि यूएस से अगर बात करिएगा तो यूएस से मौलिक अधिकार भी लिया गया था। मौलिक अधिकार लिया गया था, मौलिक अधिकार लिया गया था। अगर बात करिएगा यहीं से, तो यहीं से महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया था। महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया था। अगर बात करिएगा तो यहीं से न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था। न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था। न्यायिक समीक्षा। अगर और बात करिएगा तो यहीं से प्रस्तावना भी लिया गया था। अमेरिका से क्या लिया गया था? प्रस्तावना हो गया। प्रस्तावना के बाद न्याय समीक्षा हो गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हटाने के प्रस्ताव भी अमेरिका से ही लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हटाने के प्रस्ताव भी कहाँ से लाया गया है? तो अमेरिका से। तो हम क्या बताएं कि अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, फिर महाभियोग लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। अगर यही बात करते हैं यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, तो यूके से लिया गया है संसदीय प्रणाली का। अगर बात करेंगे तो संसदीय प्रणाली हो गया। संसदीय प्रणाली हो गया। अगर हम बात करेंगे अमेरिका से ही, तो अमेरिका से आपको राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से ही लिया गया था। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से ही लिया गया था। अगर आप बात करिएगा तो अमेरिका से ही एक लिया गया था विधि के समक्ष समानता लिया गया है। अगर बात करिएगा तो अमेरिका से ही नागरिकता भी लिया गया है। तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से ही लिया गया है। अगर कैबिनेट भी बोलिएगा कि कैबिनेट किससे लिया गया है, तो वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो क्या क्या बताएं? नागरिकता बताएं, संसदीय प्रणाली बताएं, राष्ट्रपति का पद बताएं, और विधि के समक्ष समानता अब कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दो पक्षीय प्रणाली कहाँ से होता है? तो दो पक्षीय प्रणाली होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। चलेगा हम अगले प्रश्न पर। देखिएगा अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला कि कौन सा विटामिन है जो हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। हमारे आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो आँख और त्वचा को स्वस्थ रखने का काम करता है विटामिन ए। कौन है? तो विटामिन ए है। अगर विटामिन ए का बात करिएगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल हो गया विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। अगर इसका स्रोत का बात करिएगा तो गाजर खाइए, मछली का यकृत में जो होता है वो खाइए, पनीर खाइए, अंडा खाइए। अगर हम बात करते हैं विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। क्या होता है? तो रिकेट्स इसकी कमी से क्या होता है? तो रिकेट्स हो गया। फिर बात ई का पूछेगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको होता है टेकोफेरॉल। क्या होता है? तो टेकोफेरॉल होता है, टेकोफेरॉल होता है। तो टेकोफेरॉल किसका हो गया? तो विटामिन ई का हो गया। विटामिन डी का क्या हो गया? तो कैल्सीफेरॉल हो गया। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होगा। अगर हम विटामिन ए का बात करते हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? तो रितौंधी रोग होता है। अगर बी का बात करिएगा तो B1 से होता है। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। और B1 की कमी से ही होता है बेरी। B1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी होता है, बेरी होता है, बेरी होता है। तो विटामिन B1 से बेरी होता है। अगर B3 का बात करिएगा कि B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। B3 का क्या होता है? तो नियासिन होता है। B1 का क्या होता है? तो थायमिन होता है, थायमीन। B1 का होता है थायमीन और B3 का होता है नियासिन। अगर इसी में बात करिएगा कि बताइए कि जल में घुलने वाला कौन सा विटामिन है? तो जल में अगर बात करेगा तो वाटर में घुलने वाला विटामिन जो होता है वो होता है B और C। अगर वसा का बात करिएगा कि वसा में घुलने वाला कौन सा है? तो वसा में घुलने वाला A, D, E और K। A, D, E, K होता है जो वसा में घुलने वाला है। तो पूछेगा आपसे कि वसा में घुलने वाले विटामिन A, D, E, K होगा और जल में घुलने वाला विटामिन B और C होगा। इसी तरीक़ा से अगले प्रश्न पर देखेंगे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मुंडक उपनिषद। अगर मुंडक उपनिषद का अगर बात करिएगा तो मुंडक उपनिषद लिया गया था अथर्ववेद से है। किससे जुड़ा हुआ है? तो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। मुंडक उपनिषद किससे जुड़ा हुआ है? तो अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। अगर अथर्ववेद का बात करिएगा तो अथर्ववेद जो औषधि से होता है ना, औषधि भी आता है किसमें? था अथर्ववेद में। तो औषधि हो गया, औषधि। मुंडक उपनिषद से हो गया। अगर हम सामवेद का बात करिएगा तो सामवेद होता है गान से, गीत से, या हम बोलेंगे संगीत से। किससे? तो संगीत से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सामवेद हो गया संगीत से। अगर बात करिएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। अगर इसी तरीक़ा से यजुर्वेद का बात करिएगा तो मंत्र और बल्ली से हो गया यजुर्वेद। मंत्र और बल्ली से क्या हो गया? मंत्र और बलि से क्या हो गया? तो यजुर्वेद हो गया। और अगर हम बात करिएगा कि यजुर्वेद एक ऐसा वेद होता है जो गद और पद दोनों में लिखाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में होता है, गद और पद दोनों में होता है। तो पूछेगा कि बताइए कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है? तो यजुर्वेद है। कौन सा? तो यजुर्वेद है। अगर यजुर्वेद का बात करेगा कि पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? जैसे पाठकर्ता को बोलते हैं अधर्यु। क्या बोलते हैं? तो अधर्यु बोलते हैं। पाठकर्ता को क्या बोलेंगे? तो अधर्यु बोलते हैं। तो पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। ऋग्वेद में गद और पद किस में है? तो यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में मंत्र और बल्ली का जिक्र किया गया है, मंत्र और बल्ली का। सामवेद में संगीत का जिक्र किया गया है। और बात करते हैं इसका, अथर्ववेद में औषधि का बात किया गया है। अगर हम ऋग्वेद का बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल आता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हो गया। अगर हम बात करते हैं कि सूक्त कितना होता है तो 1028 सूक्त होता है। 1028 सूक्तियाँ होता है, 1028। और इसका पाठकर्ता पूछेगा कि बताइए कि पाठकर्ता पढ़ने वाले को क्या कहते हैं ऋग्वेद को? तो उसको बोलते हैं होत्र। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र। तो ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र बोलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम अधर्यु बोलते हैं। गद और पद में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। अथर्ववेद का अगर बात करेगा तो अथर्ववेद में आ गया औषधि आ गया। और अगर संगीत का बात करेगा तो संगीत को बोलते हैं सामवेद। और भारत की संगीत का जनक कहा जाता है किसको? तो सामवेद को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि द टेक्नोलॉजी डेट यूज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज इज द हर्ट। किसका पूछा है? तो हर्ट पूछा है। आपको हम बता देते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो अल्ट्रासाउंड काम करता है अल्ट्रा वेव पर, मतलब अल्ट्रासोनिक तरंग पर, पराध्वनिक तरंग पर काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव पर, अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है। और ये इसका जो रेंज होता है, हर्ट्ज होता है, वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। 20,000
हर्ट्ज से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, जो अल्ट्रासोनिक काम करता है। अब आपको हार्ट के लिए पूछा है कि बताइए अल्ट्रासाउंड में जो हार्ट का होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड किस तरंग पर काम करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव पर काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव। और उसका अगर तरंग का बात करेगा कि कितने हर्ट्ज होता है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है पराध्वनिक तरंग, पराध्वनिक तरंग। अगर अल्ट्रासोनिक वेव का बात करेगा तो अल्ट्रासोनिक वेव से जो निकालता है कौन, चमगादड़। चमगादड़ जो है, चमगादड़ जो अल्ट्रासोनिक वेव निकालता भी है और उसी के माध्यम से अपना शिकार भी करता है, उसी के माध्यम से अपना शिकार भी करता है। तो आपको पूछेगा कि हृदय को करता है अल्ट्रासोनिक में, तो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। और अल्ट्रासोनिक में कौन सा वेव का उपयोग करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड में कौन सा वेव का मतलब तरंग का उपयोग करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि प्रोग्रामेबल बोला गया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो बताइए कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बोलते हैं पेरोम। क्या बोलते हैं, प्रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करेंगे तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी होता है। और इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो बताइए रैम का बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करते हैं रैंडम और रोम का, तो ये रीड ओनली मेमोरी हो गया और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी, वोल्टाइल, इसको बोलते हैं वोल्टाइल मेमोरी। और इसको बोलते हैं नन वोल्टाइल मेमोरी, नन वोल्टाइल मेमोरी। तो बताइए कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया जो वोल्टाइल मेमोरी हो गया, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी हो गया जो नन वोल्टाइल मेमोरी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रोम बोलते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए कि रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड अंडर, तो इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल एंड हैंड मतलब मनी जो हैंड हाथ पर प्रोडक्शन और क्लासिफाइड जो होता है वो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था, राज्य के द्वारा किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया, तो लघु उद्योगों पर नहीं लगाया गया था, लघु उद्योगों पर नहीं लगाया गया था, बाकी कृषि पर लगाया गया था, आवास पर भी लगाया गया था और मवेशियों पर भी लगाया गया था। अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो खिलजी वंश का जो शासन चला था वो खिलजी वंश का शासन चला था 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का शासन चला, जिसमें पहला वंश जो आया था वो फिरोज खिलजी आया था, पहला वंश फिरोज खिलजी आया और दूसरा आया था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा कौन आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी आया था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी का बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को हम द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को हम द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं, द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। तो पूछेगा कि द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि मूल नियंत्रण, पूछता है कि बताइए कि मूल नियंत्रण या बाजार प्रणाली कौन लेके आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं लाया था। तो आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि मूल नियंत्रण और बाजार प्रणाली कौन लाया था, तो बाजार प्रणाली भी कौन लेके आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। अगर हम बात करते हैं घोड़ा दागने की प्रथा भी किसके समय आया था, तो खिलजी के समय घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ा दागने की प्रथा, दागने की प्रथा किसके समय आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं लाया था घोड़ा दागने की प्रथा। और इसके साथ एक और फेमस था कि दान में दी गई जो भूमि रहता था उसी को हम खालसा भूमि में बदल देता था, जो दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि का मतलब ये होता है कि सरकारी भूमि में बदल दिया जाएगा। तो पूछता है कि बताइए कि दान में दी गई भूमि खालसा भूमि में किसने बदला था, दान में दी गई भूमि खालसा
खालसा भूमि में बदल देता था। खालसा भूमि में कौन बदलता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बदलता था। तो हम क्या बताएं कि खिलजी वंश का सेशन पूछेगा कि बताइए खिलजी वंश कहाँ से कहाँ तक चला था? तो 1290 से 1320 तक चला था खिलजी वंश, जिसमें दो शासक अभी यहाँ महत्वपूर्ण था, एक फिरोज खिलजी और दूसरा आया था अलाउद्दीन खिलजी। अगर फिरोज खिलजी का बात करिएगा तो फिरोज खिलजी का जो सेशन चला था उसके जस्ट बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर अलाउद्दीन खिलजी को ही द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि मूल प्रणाली, जो मूल नियंत्रण प्रणाली और बाजार प्रणाली किसने लाया था? तो ये लाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा कौन लाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बताइए कि दान में दी गई भूमि को खालसा भूमि बदलने का काम कौन किया था? तो कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया था, बाद बाकी कृषि पर भी लगाया था, आवास पर भी लगाया था और मवेशियों पर भी लगाया था। अगर हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल तो 1296 से 1316 तक चला था। 1296 से 1316 1296 से 1316 तक किसका था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी शासन किया था। अगले प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है? IAEA का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। IAEA का फुल फॉर्म समझेगा तो इंटरनेशनल हो गया, एटॉमिक हो गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो क्या हम बोले कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। अगर इसका गठन का बात करिएगा तो गठन हुआ था 29 जुलाई 1957 को। 29 जुलाई 1957 को इसका गठन हुआ था IAEA के। इसका फुल फॉर्म बात करेगा तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो गया। इसका कार्य पूछेगा कि कार्य क्या होता है? तो यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का बढ़ावा देता है। और साथ में अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर हो गया किसका? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि बताइए कि सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है वो क्या कहलाती है? बोला है सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको संघवाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो संघवाद बोलते हैं। संघवाद बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि शक्ति का जो विभाजन, शक्ति का विभाजन, तो पता है कि अनुसूची है टोटल 12 गो। कितनी अनुसूचियाँ? 12 में, जिसमें अनुसूची नंबर 7 में बोला है शक्ति का विभाजन के बारे में। शक्ति का विभाजन के बारे में बोला है, जिसमें पहला बोला है संघ सूची होता है। पहला में संघ सूची होता है, दूसरा में राज्य सूची होता है और तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा में समवर्ती सूची होता है। कौन सा सूची होता है? तो समवर्ती सूची होता है। तो शक्ति का विभाजन 3 में हो गया। अगर संघ सूची पर कानून बनाएगा कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार बनाएगा। संघ सूची पर केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा। केंद्र प्लस राज्य दोनों कानून बनाएगा। तो ये बताइए शक्ति का विभाजन आर्टिकल नंबर 7 में शक्ति का विभाजन है, अनुसूची नंबर 7 में दिया गया है, जिसमें संघ सूची बटा हुआ है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। अगर संघ सूची में बात करेगा तो इसमें 100 विषय है, अगर राज्य सूची का बात करेगा तो इसमें 61 विषय है और अगर समवर्ती सूची का बात करेगा तो इसमें 52 विषय है। कितना? तो 52 विषय है। और बताएं हम कि संघ सूची पर जो कानून बनाना होगा वो केंद्र सरकार बनाएगा, राज्य सूची पर कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर बनाएगा केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों का विषय का भी हम जिक्र कर दिए। टोटल अनुसूची कितना है? तो 12 है। अगर हम बात करेंगे कि भाग कितना है तो भागों की संख्या 22 है। भाग संख्या 22 हो गया। भाग कितना होगा? 22। अनुसूची बोलेगा तब 12, अनुसूची 12। अनुच्छेद अगर मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था? तो 395 अनुच्छेद था, 395। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा संघवाद। क्या होगा? संघवाद होगा। अगले प्रश्न देखिएगा।
अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने दिए थे। अगर हम बाल गंगाधर तिलक का बात करिएगा तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे और महाराष्ट्र में ही चलाए थे गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव 1893 में। अगर बात करेगा कि यहीं चलाए थे शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये चलाए थे 1895 में। अगर हम बात करेंगे 1895 में, अगर इन्हीं का बात करेंगे तो दो पत्रिकाएं निकाले थे, एक निकाले थे केसरी और दूसरा निकाले थे मराठी, केसरी और मराठी। अगर बात करेगा दो पत्रिका का तो एक था केसरी और दूसरा था मराठी था। तो एक था केसरी और दूसरा था मराठी। अगर बात करेंगे कि एक केसरी और दूसरा क्या था तो मराठी था, मराठी, तो दूसरा हो गया मराठी। केसरी जो आया था वो केसरी आया था मराठा शब्द में और मराठी आया था इंग्लिश शब्द में। मराठी आया था कौन सा शब्द में? तो अंग्रेजी में। मराठी आया था इंग्लिश में और केसरी आया था मराठा में। ठीक है, तो दो पत्रिकाएं पूछेगा कि बताइए कि बाल गंगाधर तिलक का दो पत्रिकाएं नाम बताइए, तो एक केसरी था एक मराठी था, केसरी और मराठी था। अगले में देखिएगा इसमें भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गए और भगत सिंह राजगुरु और बंटू केशवर दत्त। भगत सिंह राजगुरु और बंटू केशवर दत्त का अगर बात करिएगा, राजगुरु और बंटू केशवर दत्त का बात करिएगा तो इन तीनों को फांसी जो दिया गया था वो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और बंटू केशवर दत्त को। इसीलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो 23 मार्च को मनाते हैं। अगर इसी में हम बात करते हैं लाला लाजपत राय जी का, तो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र जो एक होता है गरम दल से जुड़े हुए थे, लाल बाल और पाल। अगर लाल बाल पाल का अगर बात करिएगा, लाल बाल पाल, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। और तीनों हैं जो गरम दल से जुड़े हुए थे, तीनों गरम दल से जुड़े हुए थे। अगर लाला लाजपत राय का बात करेगा तो इस साइमन कमीशन का विरोध में लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गया था और इन्हीं को पंजाब का केसरी भी कहा जाता है। पूछेगा आपसे कि बताइए कि पंजाब का केसरी किनको कहा जाता है? पंजाब का केसरी, तो पंजाब का केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। तो ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा नियमों एवं दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है और उसे कहा जाता है आचार संहिता। क्या कहा जाता है? आचार संहिता कहा जाता है। बोला कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आचार संहिता कहा जाता है। आचार संहिता कहा जाता है जो चुनाव से पहले लगता है। अगर हम बात करते हैं चुनावी प्रक्रिया का, तो चुनावी प्रक्रिया जो आया था इसमें अगर हम बात करेंगे आर्टिकल, तो चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल होता है वो होता है 324। कितने आर्टिकल होता है? तो 324। अगर भाग पूछ देगा तो भाग का अगर बात करिएगा तो भाग होता है 15 में। भाग कितना में है? तो भाग है 15 में। अगर इसका एज का बात करेगा चुनाव आयोग का, तो इसको एज होना चाहिए 6 वर्ष होना चाहिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, कोई भी एक हो वो चुनाव आयोग का। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करिएगा कि चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 का चुनाव आयोग का गठन हुआ था। और जब चुनाव आयोग स्टार्टिंग के समय में एक सदस्य थे, क्या थे? तो एक सदस्य बनाया गया था, या प्रथम निर्वाचन आयुक्त के समय एक सदस्य थे और बाद में इसको 3 सदस्य हुआ था। कि बाद में कितने सदस्य हुए थे? तो 3 सदस्य हुए थे। अगर बात करेगा निर्वाचन आयुक्त का, तो निर्वाचन आयुक्त इसमें बताएं कि जब निर्वाचन हो रहा था उस समय प्रारंभ में निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने थे? तो निर्वाचन आयोग के समय 1 सदस्य थे। कितने थे? तो 1 सदस्य थे जब प्रारंभ हुआ था। लेकिन बाद में तारकोंडे एक समिति आया, तारकोंडे, उस समिति में इसके सिफारिश पर 3 सदस्य इसमें बन गए थे। कितने सदस्य? तो प्रारंभ में 1 सदस्य और बाद में
3 सदस्य बने थे। अगर प्रथम निर्वाचन आयुक्त का बात करिएगा कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन हो गए। अगर बात करेगा कार्यकाल, तो आपको बता देंगे कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो कोई भी एक हो जाए, ठीक है। बात करेगा कि महाभियोग, तो हटाने के लिए इन पर महाभियोग लगाया जाता है। अगर इनको पद से हटाना चाहते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया भी गुजरना पड़ता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटेंगे। अगर बात करते हैं कि अगर ये त्याग पत्र इनको देना रहेगा, तो त्याग पत्र ही देते हैं किनको, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। किनको, तो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। तो हम इसमें क्या बात किए चुनाव आयोग में, हम बोले कि इसका आर्टिकल है 324। आर्टिकल कितना हो गया, 324। अगर भाग का बात करेगा तो भाग हो गया 15। भाग हो गया कितना, तो 15। अगर हम बात करते हैं कि इनका गठन हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इनका गठन हुआ था। 1950 को गठन हुआ था। प्रारंभ के समय निर्वाचन में 1 सदस्य थे, लेकिन बाद में एक तारकोंडे समिति आया था, उसके माध्यम से इनको इसमें सदस्य कितने हो गए, तो 3 सदस्य हो गए। तो प्रारंभ में कितने सदस्य थे, तो 1 सदस्य थे। कार्यकाल का बात करेगा तो 6 वर्ष या 65 वर्ष हो गया। अगर बात करेगा हटाने की प्रक्रिया, तो महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना पड़ेगा। महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना पड़ेगा। अगर बात करिएगा कि अगर इनको त्याग पत्र देना रहेगा, तो त्याग पत्र ही राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन थे। अगर वर्तमान में निर्वाचन आयोग की बात करिएगा तो राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है, तो राजीव कुमार है। वर्तमान में राजीव कुमार। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तो सुकुमार सेन। अगले प्रश्न पर देखिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार संहिता लगाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगर इस प्रश्न में देखिएगा, अगला प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा स्थल है, बोला है कि कौन सा स्थल है जो बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। अगर हम बात करते हैं बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है, तो आपको पता है कि कुशीनगर भी बौद्ध से जुड़े हुए हैं, सारनाथ भी और बोध गया, लेकिन ग्वालियर नहीं है। ग्वालियर नहीं है। अगर इसी प्रश्न में अगर हम बात करते हैं बौद्ध के बारे में, तो प्रथम बौद्ध से जो जुड़े हुए थे कौन थे, भगवान बुद्ध जुड़े हुए थे। कौन, तो बुद्ध भगवान जुड़े हुए थे। तो अगर हम बुद्ध भगवान के देखेंगे कि बुद्ध भगवान का, तो बुद्ध भगवान के जुड़े हुए थे। अगर हम बात करते हैं इनका बचपना के जो नाम था, तो बचपना का नाम था सिद्धार्थ। बचपना का नाम इनको क्या था, तो इनका बचपना का नाम था सिद्धार्थ। अगर बात करेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और लुम्बिनी पड़ता है कहाँ, तो नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, नेपाल में। और इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जन्म हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। अगर हम बात करते हैं कि इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो अगर ज्ञान की प्राप्ति बात करेगा तो हुआ था बोध गया में। कहाँ, तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे, जिसको हम आज में अति फल्गु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फल्गु किनारे, फल्गु नदी के किनारे। तो बताइए जन्म अति ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ, निरंजना नदी के किनारे। जन्म हुआ लुम्बिनी में, नेपाल में 563 ईसा पूर्व में। और इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। अगर हम बात करते हैं कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे, पहला उपदेश का, तो पूछ लिया जाता है कि पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो पहला जो उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। पहला उपदेश जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में दिए थे। तो पहला उपदेश हो गया सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश पूछ लेगा कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए थे। तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और पहला उपदेश पूछेगा कि बताइए कि बुद्ध भगवान अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। और कौन सा भाषा उपयोग किए थे, तो पाली भाषा का उपयोग किए थे। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि बुद्ध भगवान पहला उपदेश कहाँ दिए, तो सारनाथ में। सबसे ज़्यादा कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में। कौन सी भाषा में दिए, तो पाली भाषा में। जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में। कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति हम बता दिए बोध गया, निरंजना नदी के किनारे। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर इसी में अगर बात करिएगा तो इसी में बुद्ध भगवान के बारे में इनको एशिया का पुंज कहा जाता है। इन एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्योति
ज्योति पुंज कहा जाता है? आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि एशिया के ज्योति पुंज किनको कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध भगवान को कहा जाता है। ठीक है। अगर मृत्यु का बात करिएगा तो मृत्यु इनको हुआ था कुशीनगर में। कहाँ? तो कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था। कुशीनगर में इनको मृत्यु हुआ था। और मृत्यु को हम क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मृत्यु हुआ था कहाँ? तो कुशीनगर में। और मृत्यु को हम क्या कहते थे? मृत्यु को हम कहते थे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण, महापरिनिर्वाण होता है। तो बताइए मृत्यु का महापरिनिर्वाण। अगर गृह त्याग का आपसे पूछ ले तो गृह त्याग को हम बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अगर गृह त्याग का अगर बात करेगा कि गृह त्याग को हम क्या कहते हैं? तो गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। हम बोले गृह त्याग को, गृह त्याग अगर पूछेगा तो इसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। और इसी तरीक़ा से अगर पूछेगा कि मृत्यु को हम क्या कहते हैं? मृत्यु, तो मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। दोस्त बताते हैं जो भी फैक्ट बोलेंगे ना उसको लिख लिया करिए, काहे कि लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो जो 1 से 2 बार हम दोहरा देते हैं उस फैक्ट को लिख लिया करिए। ठीक है। इसी तरीके से हम बोले कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। नहीं दिए थे, बाद बाकी बोधगया भी जुड़ा हुआ है, सारनाथ भी जुड़ा हुआ है, कुशीनगर भी जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए लाल बाल पाल, जिसका हम जिक्र पिछले क्वेश्चन पर भी, प्रश्न पर भी हम किए थे कि लाल बाल पाल जो थे गर्म दल से थे। तो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? तो आपको पता है कि अगर एक याद यहाँ देखिए, हम बताए थे लाला लाजपत राय जो पंजाब का केसरी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को हम महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे, और अगर पाल का बात करेंगे तो वो बंगाल से जुड़े हुए थे। अगर हम पाल का बात करते हैं बिपिन चंद्र पाल का, तो किससे जुड़े हुए थे? तो बंगाल से जुड़े हुए थे। तो ये बताइए कि पाल कहाँ से जुड़े थे? तो बंगाल से जुड़े हुए थे। फिर बताइएगा बाल, तो बाल गंगाधर तिलक कहाँ से जुड़े? तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। और लाला लाजपत राय पंजाब से जुड़े हुए थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को बोला जाता है पंजाब का केसरी। पंजाब का केसरी कहा जाता है किनको? तो लाला लाजपत राय को। अगर महाराष्ट्र से कौन जुड़े थे? तो बाल गंगाधर तिलक। और इनके बारे में हम बताए थे कि बोले थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। अगर पाल का बात करेगा तो ये हो गया क्या बोलते हैं? बिपिन चंद्र पाल। ये जुड़े हुए थे कहाँ से? तो बंगाल से। और ये तीनों हैं जो गर्म दल से जुड़े हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि बताइए कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बोला है कि साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अगर हम स्वयं भोजन बनाने वाले जीव को हम बोलते हैं स्वयं पोषी। क्या बोलते हैं? तो स्वयं पोषी बोलते हैं। जो साधारण पदार्थ से स्वयं भोजन बनाने वाले को क्या बोलते हैं? तो स्वयं पोषी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मृत पोषी का, तो मृत पोषी जो होता है, जो जीव अपना भोजन जो मृत या गले सड़े कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे गले सड़े हो गया पदार्थ से अगर प्राप्त करता है, उसे हम मृत जीवी कहते हैं। अगर मृत जीवी का अगर एग्जाम्पल देखिएगा तो जैसे हो जाता है मशरूम। क्या होता है? तो मशरूम हो गया। तो मशरूम हो गया, मृत जीवी में आता है। अगर हम बात करते हैं कि कुकुर मुत्ता जो बोलते हैं, कुकुर मुत्ता का बात करिएगा तो कुकुर मुत्ता भी होता है, जो किस में आता है? तो मृत जीवी में आता है। तो हम क्या बताएं कि गले सड़े जीव को जो खाता है वो कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं मृत पोषी। अगर हम परपोषी का बात करेंगे तो वैसा जीव होता है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसको हम परपोषी कहते हैं। और परपोषी में आ जाता है, जैसे मनुष्य भी है जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, तो मनुष्य भी हो गया। मनुष्य के बाद अगर मानते हैं तो बाघ भी हो गया, बिल्ली भी हो गया, कसकुट्टा भी एक आता है प्रजाति, वो भी हो गया, पीचर प्लांट भी हो गया। वो सब किस में चल जाता है? तो परपोषी में चल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्वपोषी। जो स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को हम स्वपोषी कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। बोला है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो आपको पता है सुपर कंप्यूटर PDA नहीं है, बाद बाकी इक्का भी है,
परम भी है और क्रेत 3 भी है। अगर हम बात करते हैं परम का, जो परम सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था 1991 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में परम कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। तो बोलेगा कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PD, ये नहीं है। बाकी इक्का भी है, क्रेत 3 भी है और परम भी है, और परम की स्थापना हुआ था 1991 में। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो आपको पता है कि जीवाणु जनित रोग में अगर बात करिएगा तो जीवाणु जनित रोग में डिप्थीरिया भी एक जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया हो गया, जीवाणु जनित रोग हो गया। अगर जीवाणु जनित का बात करेगा तब प्लेग भी देखेगा, तो प्लेग भी जो होता है वो जीवाणु जनित रोग होता है। फिर बात करिएगा सिफिलिस का, तो सिफिलिस भी एक क्या होता है, तो सिफिलिस भी होता है जीवाणु जनित रोग हो जाता है सिफिलिस। अगर बात करिएगा टिटनेस का, तो टिटनेस भी कौन सा हो गया, तो जीवाणु जनित रोग हो गया। टिटनेस क्या होता है, तो टिटनेस हो गया, जीवाणु जनित रोग हो गया। अगर इसी में पूछ लेता है कि काली खांसी, तो काली खांसी भी हो जाता है, काली खांसी ये भी है जीवाणु जनित रोग हो गया। अगर बात करिएगा कि टाइफाइड और टीबी का, टाइफाइड और प्लस टीबी जो होता है ये भी जीवाणु जनित रोग में भी आता है। और एक फेमस पूछ लेता है हैजा, क्या पूछता है, तो हैजा, हैजा को ही हम बोलते हैं कोलरा। क्या बोलते हैं, तो कोलरा बोलते हैं इसको, कोलरा। आपसे पूछेगा कि हैजा के और नाम किससे जाना जाता है, तो कोलरा के नाम से जाना जाता है, तो इसको कोलरा बोलते हैं। तो क्या हम बताएं, हैजा होता है जीवाणु जनित रोग, काली खांसी जीवाणु जनित रोग हो गया, टिटनेस हो गया जीवाणु जनित रोग हो गया, सिफिलिस हो गया जीवाणु जनित रोग हो गया, प्लेग हो गया जीवाणु जनित, और टाइफाइड और टीबी याद रखेगा जीवाणु जनित रोग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है। अगर हम यही बात करते हैं जीवाती वायरस मतलब विषाणु का, तो जो छोटी चेचक होता है वो विषाणु है। क्या है, तो ये विषाणु से फैलने वाले रोग है विषाणु। अगर हम विषाणु में ही अगर और देखते हैं तो आपको पता है कि एड्स भी जो होता है, एड्स होता है जो विषाणु से होता है। डेंगू भी होता है जो विषाणु से होता है। डेंगू के साथ साथ पोलियो जो होता है, पोलियो भी होता है जो किससे होता है, तो विषाणु से ही होता है। अगर इसी में हम बात करते हैं छोटी माता जो होंगे, छोटी माता हो गया विषाणु से। अगर इसी में देखते खसरा, पूछ लिया जाता है कि खसरा कौन सा है, तो ये भी एक वायरस है। क्या है, वायरस है। हेपेटाइटिस पूछेगा तो हेपेटाइटिस भी एक वायरस है, हेपेटाइटिस पूछेगा तो हेपेटाइटिस भी है जो कौन सा है, तो हेपेटाइटिस भी हो जाता है कि वायरस ही है। हेपेटाइटिस क्या है, तो वायरस है। एक और फेमस पूछता है प्रोटोजोवा के बारे में, तो प्रोटोजोवा में सबसे फेमस हो जाता है मलेरिया। कौन सा होता है, तो मलेरिया। आपसे पूछेगा कि मलेरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोवा से होता है। किससे, तो प्रोटोजोवा से होता है। साथ साथ में पूछेगा काला जार किससे होता है, तो काला जार भी पूछेगा तो प्रोटोजोवा से ही होता है। अगर इसी में पूछेगा कि सोने की बीमारी किससे होता है, तो सोने की बीमारी भी होता है, सोने की बीमारी भी होगा कौन से, तो प्रोटोजोवा से ही होगा। फिर पूछेगा पायरिया किससे होता है, तो पायरिया भी होगा किससे, तो सोने के क्या बोलते हैं, प्रोटोजोवा से ही होता है। तो इसमें हम क्या बताएं प्रोटोजोवा में, कि प्रोटोजोवा में काला जार याद रखिएगा, मलेरिया याद रखिएगा, फिर सोने की बीमारी याद रखेगा, एक पायरिया याद रखेगा, और साथ साथ में एक और पूछ लेता है कभी कभी पेचिस, तो प्रोटोजोवा से ही होता है पेचिस। तो पेचिस भी किससे होता है, तो प्रोटोजोवा से ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्थीरिया है जो एक जीवाणु जनित रोग है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि संस्कृत भाषा किस भाषा के परिवार से संबंधित है। संस्कृत जो भाषा है वो किस भाषा से के परिवार से संबंधित है, तो भारतीय और यूरोपीय से संबंधित है। भारतीय और यूरोपीय से संबंधित है कौन सा, तो संस्कृत भाषा। क्या बोला, संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो भारतीय और यूरोपीय से संबंधित है, भारतीयों और यूरोपीय से संबंधित है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि बताइए कि सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत कौन सा, तो मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो आपको हम पिछले प्रश्न में हम कालिदास के बारे में हम बताए थे 4-5 जो उनके ही लिखा हुआ कृति था, जिसमें कालिदास ही लिखे थे मेघदूत। कौन सा लिखे थे, तो मेघदूत। अगर हम कालिदास का बात करते हैं तो कालिदास से याद रखेगा कि लिखे थे अभिज्ञान शकुंतलम लिखे थे। उसी तरीका से फिर लिखे थे मालविका अग्निमित्र लिखे थे। साथ में उसी तरीका से मेघदूतम हो गया जो कालिदास ही लिखे थे। मेघदूतम लिखे थे कौन, तो कालिदास। तो हम क्या बताएं कि कालिदास याद रखेगा क्या बोलते हैं, तो अभिज्ञान
ज्ञान शकुंतलम याद रखेगा। उसी तरीका से याद रखेगा मालविका अग्निमित्र याद रखेगा, मालविका अग्निमित्र याद रखेगा। फिर हम बोले थे मेघदूतम याद रखेगा, जो दिया हुआ है मेघदूतम। उसी तरीका से फिर याद रखेगा कुमार संभव भी किसका था? तो कुमार संभव भी कालिदास का था। उसी तरीका से एक और याद रखिएगा ऋतु सहार भी किनका था? तो कालिदास का ही था। एक बार और रिपीट हम करते हैं, मेघदूत किसका था? कालिदास का। अभिज्ञान शकुंतलम किसका था? तो कालिदास का। मालविका अग्निमित्र किसका था? तो कालिदास का। कुमार संभव किसका था? तो कालिदास का। और ऋतु संहार किसका था? तो कालिदास का। ये इतना इनका कृतियाँ है। इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद का कौन कौन सा, इनको भी पूछ लिया जाता है। तो प्रेमचंद का सबसे फेमस होता है गोदान। कौन सा? तो गोदान हो गया। अगर हम बात करते हैं फिर रंगभूमि के बाद एक होता है निर्मल भी पूछते हैं। रंगभूमि हो गया, रंगभूमि के बाद निर्मल हो गया, निर्मल जो पिछले क्वेश्चन में आया हुआ भी था। अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ फिर एक कर्मभूमि भी दिए थे, कर्मभूमि। रंगभूमि और कर्मभूमि किनका है? तो प्रेमचंद का ही है। अगर हम बात करते हैं किसी में पूछा था गबन, क्या पूछता है? तो गबन, ये किनका था? तो प्रेमचंद का है। क्या बताएं? गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया, निर्मल हो गया और गबन हो गया, जो किनका है? तो प्रेमचंद का है। ये मेघदूत से पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि कौन सी एक रोजगार है जो सृजन योजना से नहीं है। बोला है कि कौन सी एक रोजगार सृजन योजना से नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो सृजन योजना से नहीं है। बाकी अगर बात करेगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो सृजन योजना से है। अगर बात करेगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी रोजगार सृजन योजना से है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये भी। तो ये बोला है कि एक रोजगार सृजन योजना से नहीं, जो रोजगार देता है वो होता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो लाया गया था वो लाया गया था 28 अगस्त 2014 को लाया गया था। 28 अगस्त 2014 को लाया गया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी में एक फेमस पूछ लेता, मेक इन इंडिया कब लाया गया था? मेक इन इंडिया कब लाया गया था? मेक इन इंडिया पूछ लेगा तो मेक इन इंडिया जो लाया गया था वो लाया गया था 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को लाया गया था मेक इन इंडिया। उसी तरीके से पूछ लेता मिशन इंद्रधनुष कब लाया गया था? मिशन इंद्रधनुष अगर पूछ ले कि मिशन इंद्रधनुष कब लाया गया था, इंद्रधनुष कब लाया गया था, तो मिशन इंद्रधनुष लाया गया था 25 दिसंबर 2014 को ही लाया गया था। 25 दिसंबर 2014 को ही लाया गया था मिशन इंद्रधनुष। अगर बात करते हैं अटल पेंशन योजना अगर पूछेगा तो लाया गया था 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को लाया गया था अटल पेंशन योजना। पूछेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था, तो 28 अगस्त 2014 को। अगर पूछेगा मेक इन इंडिया कब आया था, तो 25 सितंबर 2014 को। अगर पूछेगा मिशन इंद्रधनुष कब आया था, तो 25 दिसंबर 2014 को। और एक लास्ट पूछ लेता है नमामि गंगे के बारे में। तो आपको पता है कि नमामि गंगे जो आया था वो 10 जुलाई 2014 को आया था। नमामि अगर गंगे पूछ लेगा कि नमामि गंगे कब आया था, तो नमामि गंगे आया था 10 जुलाई 2014 को आया था। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे योजना आया था। तो इस तरीक़ा से दोस्तों ये योजना याद रखना, जब भी योजना आएगा तो 4-5 हम जरूर आपको लोग को करवा देंगे कि उससे रिवीजन होते होते याद रहे। साथ में एनटीपीसी में योजना से 1 से 2 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। एक पूछेगा, कभी कभी कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो इसी तरीक़ा से इसमें 4 से 5 हम योजना करवाते जाएंगे। जो भी योजना आएगा उसको 4-5 हम रिलेटेड करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है जो रोजगार सृजन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि बताइए कि दंत क्षय का क्या अर्थ होता है। जो दांत का जो सड़न जैसे क्षय होकर टूट के गिरना शुरू हो जाता है, तो बोला है कि दंत क्षय का क्या अर्थ होता है, तो दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है। दांत का सड़ना दंत क्षय कहलाता है। और आपको हम बता देते हैं कि दांत का सड़न जब शुरू होता है जब 5.5
5 pH का 5.5 pH से कम हो जाता है तो दांत का सड़न शुरू हो जाता है। आपसे पूछेगा कि कितना pH मान को कमने से दांत का सड़न शुरू हो जाता है, तो 5.5 से कम होने पर दांत का सड़न शुरू हो जाता है। अगर इसी तरीक़ा से दांत का अगर हम बात करते हैं तो दांत में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। दांत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो दांत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, दांत में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है किसमें, तो दांतों में पाया जाता है। अगर दांत का अध्ययन का बात करेगा तो दांत का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। अगर दांत का क्षरण भी बात करिएगा कि दांत का क्षरण होता क्यों है, तो एक तो पीएच मान जो पूछेगा कि अगर अम्ल का मान 5.5 से कम जाएगा तो दांत का क्षरण शुरू हो जाएगा या दांत का सड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दांत का क्षय का मुख्य जो कारण होता है ना, वो फ्लोरीन की कमी से होता है। फ्लोरीन की कमी से होता है। फ्लोरीन की कमी के कारण दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है। अच्छा, कभी कभी क्या पूछता है कि बताइए दांत का ऊपरी भाग जो होता है, दांत का मानते हैं कि ये दांत है, तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है ना, उसी को हम बोलते हैं एनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो एनामेल बोलते हैं। अगर जो अंदर जो भरा हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं, तो उसका हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, तो डेंटाइन बोलते हैं। तो हम क्या बताएं कि दांत के ऊपरी भाग को एनामेल बोलते हैं, जो बहुत कड़ा या टाइट रहता है। और अगर हम बात करते हैं कि अंदर वाला भाग को जो छर अति छोटे छोटे कण में टूट के गिरता है, उसको हम बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं, तो डेंटाइन बोलते हैं। अगर दांत का बात करेगा तो दांत 4 प्रकार का होता है। दांत कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। एक होता है इंसीजर, दूसरा अगर बात करेगा तो दूसरा होता है केनाइन होता है, और तीसरा बात करेगा तब तीसरा होता है प्री मोलर होता है, और चौथा होता है मोलर। तो ये बताइए इंसीजर का अगर बात करेगा तो इंसीजर की संख्या 8 होता है दांत। अगर केनाइन का बात करेगा तो केनाइन की संख्या 4 होता है। अगर प्री मोलर का बात करेगा तो प्री मोलर की संख्या 8 हो गया, और मोलर की संख्या 12 होता है। आपको हम बता देते हैं कि बच्चा में होता है जो प्री मोलर, एक होता है प्री मोलर, और मोलर में भी थर्ड मोलर। मोलर में भी एक होता है फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो बच्चा में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता और प्री मोलर नहीं पाया जाता है। आपसे प्रश्न में दांत से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि बताइए बच्चा में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो एक प्री मोलर नहीं पाया जाता है और एक थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा। तो आपको प्रश्न का आंसर मिल गया कि बताइए कि दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो दांतों का सड़ना ही दंत क्षय कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि उस पुनरावृत्ति परिवर्तन का क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता आभास होती है। जैसे पुनरावृत्ति परिवर्तन का मतलब होता है इको, मतलब प्रतिध्वनि सुनाई देना। क्या देना, तो प्रतिध्वनि सुनाई देना। अगर हम बात करते हैं प्रतिध्वनि का, तो बोलता है कि किसी भी सतह से, जैसे देखिए सतह जो होता है ना, उस सतह से अगर टकरा कर कोई भी ध्वनि बार बार सुनाई देती है ना, उसी को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। जैसे घर में देखिएगा और घर में जब बेर बेर बोलिएगा वो आपको आवाज़ गूंजेगा, मतलब वही टकरा के बेर बेर आएगा, उसी को बोलते हैं इको, या उसी को हम बोलते हैं प्रतिध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्रतिध्वनि बोलते हैं। उसी को बोलते हैं क्या, तो प्रतिध्वनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़, कि प्रतिध्वनि कहते हैं। अगर सोनिक बूम का बात करिएगा तो आपको पता है कि सोनिक बूम जो प्रयोग होता है, जैसे कि सबसे पहले इसका जो वायुयान की चाल हम मापते हैं ना, वायुयान का चाल, वहीं से प्रश्न उठाया गया। वायुयान की हम चाल किस में मापते हैं, तो मैक नंबर में मापते हैं। किस में, तो मैक नंबर में मापते हैं। मैक नंबर बात करते हैं, मैक नंबर में मापते हैं। तो मैक नंबर में वायुयान की चाल मापते हैं। लेकिन अगर मैक नंबर का सब सीरीज बना हुआ कि कितना मैक नंबर रहेगा तो कैसा ध्वनि निकालेगा। अगर हम बात करते हैं कि मैक नंबर अगर 1 से कम गया, 1 से अगर कम जाता है तो उसी को हम बोलते हैं अध्वनिक विमान बोलते हैं, या अध्वनिक विमान चाल बोलते हैं। अध्वनिक क्या बोलते हैं, तो अध्वनिक बोलते हैं, अध्वनिक बोलते हैं। उसी तरीक़ा से अगर मैक नंबर बराबर हो गया 1 के बराबर हो जाता है तो उसमें हम बोलते हैं ध्वनिक विमान बोलते हैं। ध्वनिक विमान बोलते हैं। और अगर 1 से अधिक हो गया मैक नंबर, मैक नंबर 1 से अधिक होता है, उसी को हम बोलते हैं पराध्वनिक विमान। पराध्वनिक विमान बोलते हैं। पराध्वनिक विमान लिख लीजिएगा, पराध्वनिक विमान बोलते हैं। और अगर मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो गया तो उसमें बोलते हैं अति पराध्वनिक विमान बोलते हैं। अगर मैक नंबर 5 से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं अति पराध्वनिक विमान बोलते हैं। और इसी से देखा जाता है कि बड़ी बड़ी जो ऊंचाई पर जो उड़ता है, जैसे पराध्वनिक विमान जो उड़ती है, जो एक प्रघाती तरंग निकालता है, जिसको हम बोलते हैं शॉकिंग वेव निकालता है, उसी के माध्यम से देखना कि बड़े बड़े इमारत भी नुकसान पहुंचता है। तो ये हो गया कि सोनिक बूम वहीं से निकलता है। तो वायुयान के पूछेगा आपसे कि वायुयान की चाल
का मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मैक नंबर का उपयोग करते हैं। आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि वायुयान की चाल मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो मैक नंबर का उपयोग करते हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए मैक नंबर अगर 1 से अधिक हो गया तो क्या बोलते हैं, तो अगर 1 से अधिक हो जाता उसी को बोलते हैं पराध्वनिक विमान बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि इक्को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इक्को हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, देखिए हम इस पर प्रश्न हम एक्स्ट्रा जो फैक्ट हम बताए थे वही प्रश्न देखिए यहाँ भी देखने को मिला है। जब हम एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताए थे, हम जैसे पहला स्टेशन जो बताए थे ना कि आर्कटिक अति अंटार्कटिक महाद्वीप में एक भारत का पहला जो स्टेशन था उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसी का नाम देखिए यहाँ जोड़ के दिया है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, तो अंटार्कटिक में। कहाँ है, तो अंटार्कटिक में स्थित है। किसमें है, तो अंटार्कटिक में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिक में स्थित है। अगर इसी में बात करेगा कि बताइए आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन सा था, आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन सा था, तो यही था दक्षिण गंगोत्री ही था। और इसी में एक प्रश्न और बनता है कि बताइए कि आर्कटिक महाद्वीप में जो 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा गया, जो 2012 में स्थापित किया गया था। कब गया था, तो 2012 में स्थापित किया गया था, उसका नाम पड़ा था भारती। क्या नाम पड़ा था, तो भारती। तो ये प्रश्न पूछा भी जाएगा कि बताइए आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा था, तो भारती था। उसी तरीके से प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो पहला अनुसंधान केंद्र होता है हिमाद्री। कौन सा है, तो हिमाद्री है। क्या बोले कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बोलेगा कि अनुसंधान केंद्र कौन सा है, तो उसको बोलिएगा हिमाद्री है। कौन सा है, तो हिमाद्री। तो भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री हो गया। फिर पूछेगा मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिक में स्थित है। अंटार्कटिक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पर चलिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन तक रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है 100 दिन का। बोला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक परिवार को न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि 100 दिन का किया गया है। हम बताते हैं कि पहले आया था नरेगा। क्या आया था, तो नरेगा आया था। नरेगा जो आया था वो नरेगा एक आया था अगस्त 2005 का प्रस्ताव आया था। अगस्त, अगर बात करिएगा कि अगस्त 2005 में एक प्रस्ताव आया था जिसका लाया गया था, किसको, नरेगा को लाया गया था। और यही लागू हुआ था कब, तो ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। आपसे पूछेगा कि बताइए लागू कब हुआ था, तो 2006 में। हम आपसे प्रश्न में पूछते हैं कि बताइए नरेगा कब पारित किया गया था, तो पारित किया गया था अगस्त 2005 को, लेकिन लागू कब हुआ, तो 2 फरवरी 2006 को। और इसी को चेंज करके लाया गया मनरेगा। क्या लाया गया, तो मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कर दिया गया। इसी को नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो मनरेगा किया गया है। मनरेगा कहा गया है। इसी को हम बोलते हैं महात्मा गांधी। इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो लिख लीजिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। और इसी को लाया गया था, कब लाया गया था, तो लाया गया था 2 अक्टूबर 2009 को लाया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह पर मनरेगा कर दिया गया था। तो आपसे प्रश्न एक यहाँ भी बन सकता है कि बताइए नरेगा को मनरेगा कब किया गया, तो 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को किया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। अगर बात करिएगा कि नरेगा कब पारित हुआ था, तो नरेगा कब पारित हुआ था, तो हम बताएं नरेगा पारित हुआ था अगस्त 2005 को।
अगस्त 2005 को। और बताइए लागू कब हो गया था, काम करना जारी कब कर दिया था, तो 2 फरवरी 2005 को। और यही नरेगा को मतलब चेंज करके लाया मनरेगा, कब, तो 2 अक्टूबर 2009 को। तो याद रखिएगा कि नरेगा से मनरेगा कब बना, तो 2 अक्टूबर 2009 को बना। और इसमें बोला गया न्यूनतम कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो न्यूनतम रोजगार मिलता है 100 दिन का। न्यूनतम रोजगार कितने दिन का मिलता है, तो 100 दिन का मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न पर चलिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया कि घेंघा का विकार किसकी कमी के कारण होता है। तो आपको पता है कि घेंघा से आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंघा का विकार जो होता है वो किसके कमी के कारण, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगर कैल्शियम की कमी का बात करेगा तो इसी को कैल्शियम के कारण होता है ऑस्टियोप्रोसिस। क्या होता है, तो ऑस्टियोप्रोसिस होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि एक कंपनी नियमित सेवाएं या ज़्यादातर अन्य देशों में मौजूद बाहरी स्रोतों से प्रदान करती है जो पहले आंतरिक रूप से या देश के भीतर मौजूद स्रोतों प्रदान की जाती थी। इस व्यावसायिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला है कि बताइए, बोले है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां थी। अगर हम बात करते हैं वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अनुसूचियां थी, तो उस समय 6 अनुसूची थी। और ये 6 अनुसूची बताता है कि वनस्पति और जीवों को सुरक्षा प्रदान किस तरीका से किया जा सकता है। 6 अनुसूचियां क्या बताता है, वनस्पति और उसमें जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 6 अनुसूची बताता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं जो मतलब कि वनस्पति और जीवों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो 6 अनुसूचियां हैं। अगर हम बात करते हैं संविधान का बात करिएगा, तो संविधान में अनुसूची कितना है, तो 12 है। कितनी अनुसूचियां, 12 है। जिसमें हम बात करते हैं कि एक में क्या दिया गया था, तो संघ और राज्य क्षेत्र दिया गया था। अगर 2 का बात करेगा तो दूसरा था वेतन, तीसरा बात करेगा तो तीसरा था शपथ, और चौथा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा में SC ST का प्रावधान है, छठा में पूर्वोत्तर राज्य है, अगर 7वां की बात करेगा तो शक्ति का विभाजन है, और 8वां का बात करेगा तो भाषा है, और 9वां हो गया भूमि सुधार, और 10वां हो गया दल बदल, 11 हो गया पंचायत, और 12 हो गया नगर पालिका। तो इस तरीका से 12 अनुसूची। और भाग का बात करेगा तो भाग कितना दिया गया था, तो भाग दिया गया था 22। भाग कितना था, तो 22। अगर भाग का बात करिएगा तो भाग कितना था, 22। और संविधान में, मूल संविधान में अनुच्छेद पूछेगा तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितना था, तो 395 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न का बात करिएगा तो इस प्रश्न में बोला है कि विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। बोला विद्युत स्थैतिक अवक्षेपित्र का प्रयोग इनमें से किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो किया जाता है वायु प्रदूषण के लिए। किसके लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण। अगर वायु प्रदूषण का बात करेगा तो वायु प्रदूषण में NO2 हो जाता है। अगर बात करेगा तो ओजोन भी रहता है, बात करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, फिर CH4 भी होता है, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है जो वायु प्रदूषण का काम करता है। अगले प्रश्न पर चलिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि इनमें से किस अवधि के भारत में स्वर्ण क्रांति, कौन सा, तो स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। बोला कि इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण क्रांति को जाना जाता है 1991 से 2003 को। स्वर्ण क्रांति को 1991 से 2003 को स्वर्ण क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर इसी तरीका से आपको पूछ लेगा कि बताइए नीली क्रांति को किससे जुड़ा हुआ है, तो मछली से। मछली को नीली क्रांति कहते हैं, हरित क्रांति खाद्य को कहते हैं। तो ये बताइए कि नीली क्रांति पूछेगा तो मछली हो गया। अगर उसी तरीक़ा से अगर पूछेगा कि हरी क्रांति किसे कहते हैं, तो हरी क्रांति होता खाद्य से जुड़ा हुआ है। उसी तरीक़े से पीली क्रांति का अगर बात करेगा तो पीली क्रांति जो जुड़ा हुआ है वो तिलहन से जुड़ा हुआ है, तिलहन से पीली क्रांति को कहते हैं। उसी तरीक़ा से आपसे पूछेगा कि गुलाबी क्रांति किसे कहता है, गुलाबी, तो गुलाबी जो जुड़ा हुआ है वो गुलाबी जुड़ा हुआ झींगा से, किसे, तो झींगा या प्याज से होता है। फिर भूरी क्रांति हो गया उर्वरक से, भूरी क्रांति, अगर भूरी क्रांति का अगर बात करेगा तो भूरी क्रांति हो गया उर्वरक से,
उर्वरक से, तो भूरी क्रांति हो गया उर्वरक से, लाल क्रांति हो गया मांस या टमाटर से, ठीक है। उसी तरीक़े से 2-3 प्रश्न यहाँ से पूछता है कि बताइए श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछेगा कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति का जनक अगर पूछेगा तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर श्वेत क्रांति का जनक का अगर बात करेगा तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगर वही पूछेगा कि बताइए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जो जनक है वो हरित क्रांति अगर भारत का पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन होता है। हरित क्रांति का जनक तो भारत में पूछेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन होता है। एम.एस. स्वामीनाथन होता है। और अगर यही पूछ लेगा एम.एस. स्वामीनाथन, अगर वर्ल्ड में पूछ लेगा विश्व में, तो विश्व में अगर पूछेगा तो होगा नॉर्मन बोरलॉग। क्या होता है, तो नॉर्मन बोरलॉग बोलते हैं। बोरलॉग। तो ये बताइए विश्व में हो गया नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति का जनक, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन हो गया, और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि बताइए कि डीवीआई जो किस प्रकार के सिग्नल पास करता है। डीवीआई है जो किस सिग्नल का पास करता है, तो पास करता है डिजिटल और एनालॉग वीडियो सिग्नल को। डिजिटल और एनालॉग वीडियो सिग्नल को पास करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि मृतपोषी पोषण क्या है। मृतपोषी पोषण क्या है, तो मृतपोषी होता है कि जो मतलब जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। जैसे मृतपोषी जो पोषण होता है, जो जीव अपना भोजन मृत और क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, उसी को हम मृतपोषी पोषण कहते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ, तो तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। उसी तरीक़ा से आपसे तमिलनाडु का पूछेगा कि रामनाथ स्वामी भी पड़ता है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। उसी तरीक़ा से पूछेगा मीनाक्षी हो गया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये भी पड़ता है तमिलनाडु में। तो हम 2 मंदिर बताएं, एक मीनाक्षी हो गया जो तमिलनाडु पूछा है, रामेश्वर मंदिर हो गया तमिलनाडु में, बृहदेश्वर मंदिर हो गया तमिलनाडु में। और एक और पूछ लेता है नटराज मंदिर कहाँ है। नटराज मंदिर कहाँ है, तो ये भी तमिलनाडु में है। तो रामेश्वर नदी हो गया तमिलनाडु, बृहदेश्वर नदी हो गया तमिलनाडु, नटराज मंदिर हो गया तमिलनाडु, और मीनाक्षी मंदिर हो गया तमिलनाडु। उसी तरीक़े से अगर हम बात करते हैं उड़ीसा का, तो उड़ीसा में पता आपको है कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर हो गया उड़ीसा में। अच्छा, उसी तरीक़े से लिंगराज मंदिर कहाँ को हो गया, तो लिंगराज मंदिर भी हो गया उड़ीसा का। तो उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जो पड़ता है वो पुरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर। केरला में एक प्रसिद्ध है, उसको बोलते हैं सबरीमाला। तो पूछेगा कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पड़ता है, तो सबरीमाला पड़ता है कहाँ, तो केरल में। कहाँ, तो केरल। तो मीनाक्षी मंदिर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए द मनी इन्वेस्टेड फॉरगन इन एमएनसी इज नो। द मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरगन एमएनसी इज नो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फॉरगन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्त यहाँ तक इस शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। इस क्वेश्चन में जो जीए का पार्ट दिया हुआ था वो 85 तक ही दिया हुआ था। इसके आगे जो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, वहां से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़िएगा तो आपको पीडीएफ और वीडियो का लिंक भी साथ में देखने को मिलेगा, और साथ साथ में जो भी क्लास इसमें होता है इस चैनल पर, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा मतलब फ़ायदेमंद हो रहा है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा, और इसी तरीक़ा से आगे भी सेशन आते रहेगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।